स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे राज्यपाल के बारे में। ठीक है, पिछला जो हमारा लेसन था, ठीक है, जो पिछला मैंने जो पार्ट डाला वो राज्यपाल का पहला भाग था। आज हम जो है राज्यपाल की शक्तियों के बारे में, ठीक है, यानी राज्यपाल को हमने कौन कौन सी शक्तियाँ दी और कौन कौन से वो काम करता है, इन सभी के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर जरूर क्लिक करना ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए राज्यपाल की शक्तियों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि राज्यपाल को शक्तियों राष्ट्रपति के अनुरूप कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होती है। यानी मित्रों मैंने पहले पिछले भाग में भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि राज्यपाल और राष्ट्रपति इन दोनों में बहुत सी समानताएं हम देखते हैं। ठीक है, यानी जो कंसेप्ट है ना उस कंसेप्ट में हम समानताएं देखते हैं। जैसे हमने राष्ट्रपति को विधायी शक्तियाँ, कार्यकारी, वित्तीय शक्तियाँ दी, वैसे ही हमने राज्यपाल को भी दी। तो यही मैं बात कर रहा हूँ कि इसी कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि जो कंसेप्ट है ना वो कंसेप्ट दोनों में हमें समान देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि जो राज्यपाल है ना उस राज्यपाल को अपने राष्ट्रपति के अनुसार ही, यानी राष्ट्रपति के जैसे ही कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ हमने दी है। यद्यपि राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती। अब मित्रों ये क्या कह रहा है कि बेशक हमने राष्ट्रपति के समान उनको शक्तियाँ तो दी है राज्यपाल को, लेकिन जो हमारे राज्यपाल के हैं हमने उनको कूटनीतिक और सैन्य और आपातकालीन शक्तियाँ नहीं दी। यानी मित्रों अब कूटनीतिक यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से कोई मामला है या सेना से संबंधित मामला है या फिर जो हमारी इमरजेंसी प्रावधान है अनुच्छेद 352, 56 और 60, तो ये प्रावधान हम राज्यपाल को क्यों देंगे? ये तो जो है हमारे देश से संबंधित मामले हैं, इस कारण से हमने इन मामलों को राष्ट्रपति को दिया है। ठीक है, देखो आगे क्या कहता है, कहता है राज्यपाल की शक्तियों और उसके कार्यों में हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत समझ सकते हैं। देखो कौन कौन सा कह रहा है कि एक तो हमने उसको कार्यकारी शक्तियाँ दी, ठीक है, एक तो हमने कार्यपालिका से संबंधित उसको शक्तियाँ दी है, एक विधायी संबंधित हमने उसको शक्तियाँ दी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो और हमने क्या शक्ति उसको दी कि कह रहा है एक हमने वित्तीय शक्तियाँ उसको दी है, ठीक है, और एक हमने उसको न्यायिक शक्तियाँ भी दी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं पहली शक्ति के बारे में, यानी कार्यकारी शक्ति हमने उसको क्या दी। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, और जो हम क्वेश्चन यानी कई बार एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, क्या राज्यपाल करते हैं या राष्ट्रपति करते हैं, तो वही शक्तियों यानी उन्हीं शक्तियों की हम इसमें चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही शक्तियों के बारे में मैंने राष्ट्रपति से भी चर्चा की, राष्ट्रपति के चैप्टर में भी मित्रों मैंने आपको डिटेल से समझाया था। आशा करता हूँ कि वो चैप्टर आपको याद होंगे। ठीक है, और अगर आपने आप में से जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने जो राष्ट्रपति का चैप्टर नहीं देखा पूरा, तो मित्रों उन चैप्टर्स को आप जरूर सुनिए। राष्ट्रपति का चैप्टर और जितने भी मैंने चैप्टर अभी तक डाले हैं, जितने भी चैप्टर मैंने कंप्लीट करवाए हैं अभी तक मित्रों मैंने 29 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। और आप विश्वास करिए एक एक प्रावधान पर एक एक डिटेल से मैंने वहाँ डिस्कशन किया है। ठीक है, तो आप जरूर से उन लेक्चर्स को सुनिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो क्या कह रहा है कार्यकारी शक्ति के बारे में राज्यपाल की। देखो कह रहा है राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। क्या कह रहा है मित्रों, राज्य सरकार के जितने भी काम होते हैं वो राज्यपाल के नाम पर होते हैं। ठीक है, और मित्रों वहाँ हमने राष्ट्रपति में क्या बात की थी कि जो केंद्र की सरकार के काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो भी होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। तो वही बात मैं कर रहा हूँ कि यहाँ समानता ही हमारे को देखने को मिलेगी। और देखो आगे क्या कहता है, वही इस संबंध में नियम बना सकता है कि उसके नाम से बनाए गए और कार्य निष्पादित आदेश और अन्य प्रपत्र कैसे प्रमाणित होंगे। यानी राज्यपाल अगर ये नियम बनाना चाहिए कौन सा कि मेरे नाम से, मान लो मेरे नाम से आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, कोई भी आप आदेश पारित कर रहे हो, तो वो जो प्रमाणित कैसे होंगे, तो उसको प्रमाणित करने के लिए वो जो है नियम बना सकता है राज्यपाल। ठीक है, और देखो मित्रों आगे क्या कहता है कि ये वह राज्य सरकार के कार्य के लेन देन को अधिक सुविधाजनक और उक्त कार्य के मंत्रियों के आवंटन हेतु नियम बना सकता है। यानी राज्य सरकार जो है जिस राज्य में वो काम कर रहा है तो वहाँ की राज्य सरकार है वो आसानी से काम कर सके, यानी उसका काम है जो सुविधाजनक हो, सरल तरीके से काम हो। ठीक है, और मंत्रियों को जो काम का हम आवंटन करते हैं उन सभी के लिए वो नियम भी बना सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखो नेक्स्ट कह रहा है कि वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है, वे सब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। वही मित्रों जिस प्रकार से हम राष्ट्रपति के चैप्टर में बात करते हैं कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 में मैंने आपको इस बात को बताया था कि राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री है ना मित्रों वो अन्य
यानी जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है और वह सब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और मित्रों, पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको समझाया था प्रसाद पर्यंत का मतलब, तो आशा करता हूँ मैं कि आप प्रसाद पर्यंत का मतलब यहाँ पे यानी आप समझ गए होंगे। और देखो आगे क्या था, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में राज्यपाल के द्वारा नियुक्त जनजाति कल्याण मंत्री होगा। यानी मित्रों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा, इन 4 राज्यों में अलग से एक जनजातियों के कल्याण के लिए मंत्री भी होता है। ये आप जो है इस बात को याद रखना, ठीक है। ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 4 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जनजातियाँ ज़्यादा है। इस कारण जो है इन राज्यों में जनजातियों के कल्याण के लिए हम अलग से एक मंत्री बनाते हैं, ठीक है। बिहार राज्य 94वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा इस प्रावधान से बाहर रखा गया है। मित्रों, बिहार के लिए भी पहले जैसा प्रावधान था, वहाँ भी अलग से जनजातीय कल्याण मंत्री होता था, लेकिन हम 94वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 लेकर के आए और उसके माध्यम से हमने बिहार को इसकी बाध्यता से मुक्त कर दिया। यानी बिहार में अब जनजातीय कल्याण मंत्री नहीं होता। और देखो मित्रों, नेक्स्ट कहता है वह राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है और उसका पारिश्रमिक तय करता है। महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, हम महाधिवक्ता की बात करते हैं अनुच्छेद 165 में, ठीक है। वैसे फ्रेंड्स हम अलग से टॉपिक लेंगे, यानी अलग से हमारा एक चैप्टर भी है राज्य का महाधिवक्ता, लेकिन संक्षेप में मैं आपको यहाँ बता दूं कि अनुच्छेद 165 में हम राज्य के महाधिवक्ता की बात करते हैं। और महाधिवक्ता क्या होता है कि जो राज्य सरकार में, यानी जैसे हम केंद्र में महान्यायवादी की बात करते हैं, वैसे ही राज्य में महाधिवक्ता होता है, जो कि क्या करता है, सरकार की तरफ से कोई भी मामला अगर सुप्रीम कोर्ट से आया हो या हाई कोर्ट से आया हो, ठीक है, तो सरकार की तरफ से जो है उस मामले को लड़ता है, यानी सरकार की तरफ से वो वकालत करता है, सरकार उसको पारिश्रमिक देती है, यानी वो सरकारी वकील है एक तरह से, ठीक है। और देखो आगे क्या कहता है कि वह राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है और उसका पारिश्रमिक तय करता है। महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है, ठीक है। यानी वही बात मैं कह रहा हूँ कि पारिश्रमिक जो उसको मिलता है, वेतन जो उसको मिलता है, वो राज्यपाल निर्धारित करते हैं, ठीक है। और महाधिवक्ता का जो पद होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है, यानी राज्यपाल जब चाहें उसको हटा सकते हैं। और मित्रों, एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब भी सरकारें बदलती है ना मित्रों, यानी अगर मान लो राज्य सरकार, यानी किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, अब मान लो कांग्रेस की सरकार में एक जो है राज्य का महाधिवक्ता था, ठीक है। जैसे ही कांग्रेस सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ या किसी भी अन्य कारण के माध्यम से वो हट गई, यानी अगर वो सरकार गिर गई, तो जैसे ही दूसरी पार्टी की सरकार बनती है ना मित्रों, तो दूसरी पार्टी की सरकार क्या करती है, उस महाधिवक्ता को हटा देती है, क्योंकि वो फिर अपना नया महाधिवक्ता नियुक्त करती है, ठीक है। तो ऐसे जो पार्टियाँ फिर यहाँ पर राजनीति खेलती है, यानी जैसे ही सरकार गिरी, दूसरी पार्टी आई, दूसरी पार्टी ने दूसरे महाधिवक्ता को नियुक्त कर दिया, ठीक है। और देखो आगे कहता है वह राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है। यानी जो हम राज्य के निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं, जो विधानसभा के, और यानी विधानसभा का चुनाव तो अलग से हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चुनाव आयोग करवाता है, लेकिन जो राज्य का निर्वाचन आयुक्त होता है, जो राज्य में चुनाव होते हैं, नगर पालिका के हो या पंचायतों के हो, तो उस राज्य निर्वाचन आयुक्त को जो है नियुक्त करता है राज्य का राज्यपाल, ठीक है। उसकी सेवा शर्तें और कार्यावधि तय करता है, वो कितने समय तक काम करेगा, ठीक है, और उसकी सेवा की क्या शर्तें होंगी। और राज्य निर्वाचन आयुक्त को विशेष मामलों या परिस्थितियों में उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, यानी जैसे हम हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटा सकते हैं, ठीक है। वो जो हम महाभियोग की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो उसी माध्यम से हम जो है राज्य के निर्वाचन आयुक्त को भी हटाते हैं, और उसी प्रक्रिया से हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो भारत का होता है उसको भी हमें वैसे ही हटाते हैं, ठीक है। और देखो आगे क्या कहता है भाई मित्रों, वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है, लेकिन उसे सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, न कि राज्यपाल। यानी मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारे राज्य के लोक सेवा आयोग होते हैं ना, यानी जो कमीशन होते हैं हमारे, ठीक है, राज्य के, तो उसके जो अध्यक्ष होते हैं और जो सदस्य होते हैं उसको नियुक्त करता है कौन, उसको नियुक्त करते हैं राज्यपाल ही नियुक्त करता है उसको, लेकिन हटाते उसको राष्ट्रपति है, ठीक है। और देखो आगे क्या कहता है कि वह मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों पर या किसी विधायी प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त कर सकता है। यानी मुख्यमंत्री से मान लो किसी भी प्रकार का प्रशासनिक मामला है, प्रशासनिक संबंधी किसी भी प्रकार का मामला है, ठीक है, या कोई विधायी संबंधी प्रस्ताव है, ठीक है, तो उससे संबंधित जानकारी वो मुख्यमंत्री से मांग सकता है राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट देखो, यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया हो और मंत्रिपरिषद ने उस पर संज्ञान न लिया हो, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामले पर विचार करने की मांग करता है। और मित्रों ऐसे प्रावधान मैंने राष्ट्रपति पे भी चर्चा किए थे, आप जाकर के, यानी इस लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद आप जाकर के एक बार सुनिएगा वहाँ पे विधायी शक्ति के बारे में, ठीक है। ऐसे प्रावधान मैंने वहाँ पे जो है डिस्कस किए हैं, ठीक है। बस वहाँ पे राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति आ जाता है और मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री।
तो यही बात मैं कह रहा था कि कॉन्सेप्ट जो है वहाँ का और यहाँ का दोनों में जो है समानताएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, यानी अब हम जो है इसकी चर्चा कर रहे थे कि अगर मान लो कोई मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया, नहीं है, ठीक है, कोई मंत्री ने किसी भी प्रकार का डिसीजन दिया और जो मंत्री परिषद थी पूरी, उस मंत्री परिषद ने उस डिसीजन पर ध्यान नहीं दिया, यानी किसी प्रकार का टकराव हुआ मान लो, तो राज्यपाल क्या करता है, उस मामले को मंगाता है अपने पास मुख्यमंत्री से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वह राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है, यानी वो जो हमारा राज्य का राज्यपाल है वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को जो है सिफारिश करेगा, जो हम अनुच्छेद 356 की बात करते हैं। ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान उसकी कार्यकारी शक्तियों का विस्तार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में हो जाता है, यानी फिर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन के लग जाने के बाद वहाँ विधानसभा भंग कर दी जाती है और जो भी वहाँ की शक्तियाँ होती है वो सभी उन शक्तियों का विस्तार जो हम कर देते हैं किसके पास, राज्यपाल के पास, यानी राज्यपाल वहाँ शासन चलाता है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है और वहाँ पे राज्यपाल के माध्यम से हम शासन चलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट कहता है कि वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और वह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। यानी मित्रों क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि किसी राज्य में जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है ना, जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती है उसका जो कुलाधिपति होता है, तो वो जो हमारे यानी जिस राज्य में जितनी यूनिवर्सिटी है उसके कुलाधिपति होते हैं उस राज्य के गवर्नर, उस राज्य के राज्यपाल। ठीक है, और वह राज्य के विश्वविद्यालय यानी जितने भी राज्य में जो यूनिवर्सिटी होती है उसका जो कुलपति होता है, जो चांसलर होता है, उसकी नियुक्ति करता है वो राज्य का राज्यपाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के बारे में। ठीक है, कि कार्यपालिका से संबंधित कौन कौन सी वो नियुक्ति करता है। ठीक है, अब मित्रों हम जो है कानूनों से संबंधित उसकी शक्तियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। देखो विधायी शक्तियाँ क्या है कि कौन कौन सी हमने उसको विधायी शक्तियाँ दी है। तो देखो क्या कहता है कि राज्यपाल राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग होता है, इस नाते उसकी निम्नलिखित विधायी शक्तियाँ उन कार्य हैं। अब मित्रों जब मैंने आपसे राष्ट्रपति का चैप्टर डिस्कस किया तब मैंने आपको क्या बताया था कि जो राज्य यानी जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो संसद का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि कंसेप्ट में यहाँ पे समानताएं हैं। यहाँ हम राज्य विधानसभा अभिन्न अंग मान रहे हैं राज्यपाल को, क्योंकि जो भी कानून जो भी बिल होता है वो बिल तभी कानून बनता है जब राज्यपाल उसकी सहमति दे देते हैं। और यही मामला हमारे केंद्र में लागू होता है कि संसद को विधेयक पास करके भेजती है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति जब उसको सहमति देंगे तभी वो कानून बनेगा। तो वही बात मित्रों यहाँ कह रहे हैं कि जो हमारे राज्यपाल हैं वो राज्य की विधानसभा के अभिन्न अंग है। ठीक है, और देखो क्या कह रहा है कि वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रावसान और विघटित कर सकता है। ठीक है, राज्य का विधानसभा का जो सत्र होगा, ठीक है, तो उसको सत्र को बुलाएगा या सत्र का विघटन करेगा, सत्र को जो है हमेशा के लिए सत्रावसान कर देगा। तो वो जो सब काम करता है ना मित्रों, वो काम करते हैं भारत जो राज्य के राज्यपाल हैं वो करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट मित्रों देखो क्या कह रहा है, वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित करता है। यानी जब भी चुनाव होता है नया, यानी विधानसभा का चुनाव हुआ, ठीक है, और नई विधानसभा गठित हुई, अब नई विधानसभा का जब पहला सत्र स्टार्ट होगा ना मित्रों, तो उससे पहले सत्र में संबोधन देने आएंगे राज्य के राज्यपाल। ठीक है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति संसद में लोकसभा के गठित होने के बाद जब पहला सत्र स्टार्ट होता था तो वहाँ पे उसको जो है वो अपना संबोधन देने आते थे, उसके बाद जो उसका धन्यवाद प्रस्ताव करते थे। तो वही मित्रों यही बात यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, वह किसी सदन या विधानमंडल के सदनों को विचाराधीन विधेयक या अन्य किसी मसले पर संदेश भेज सकता है। यानी किसी भी सदन, यानी सदन का मतलब विधानसभा हो या विधान परिषद। मित्रों विधानमंडल में हम विधान परिषद और विधानसभा दोनों को गिनते हैं। आगे हम नेक्स्ट यानी हमारा जो अगला अध्याय होगा तो उसमें हम जो विधानमंडल के बारे में चर्चा भी करेंगे। तो वही कह रहा है कि किसी भी सदन, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद, तो किसी भी सदन में जो है कोई विचाराधीन विधेयक है, कोई मामला है, ठीक है, कोई गंभीर मुद्दा है, उस पर जो वो संदेश भेज सकता है। नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है, वह विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो तो वह विधानसभा के किसी सदस्य को कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पद नियुक्त कर सकता है। यानी विधानसभा अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं मान लीजिए, तो फिर उस स्थिति में जो है सदन की अध्यक्षता कौन करे, तो फिर हमारे राज्यपाल क्या करेंगे कि राज्यपाल जो है सदन के किसी भी सदस्य को जो है नियुक्त कर देंगे अध्यक्ष के तौर पर, कि जो है जब तक वो नहीं है तब तक आप जो है अध्यक्ष का पद संभालिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के छठे भाग को वह नामित कर सकता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान और सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का ज्ञान हो और या इसका व्यावहारिक अनुभव हो।
ठीक है। यानी विधान परिषद में जैसे हम राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते थे, उसी प्रकार से हम मित्रों यहाँ भी जो है कुल सदस्यों का छठा भाग की हम बात कर रहे हैं। जितने भी विधानसभा में यानी सॉरी विधान परिषद में जितने भी सदस्य हैं उसके 1/6 भाग को वह नामित करेगा राज्यपाल, जो कि साहित्य से संबंधित हो या विज्ञान, कला, वाणिज्य, समाज सेवा में कोई विशेष ज्ञान रखने वाले लोग हैं, तो उनसे जो है मित्रों 1/6 सदस्यों को वो मनोनीत कर देते हैं विधान परिषद में। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है अब, और देखो क्या कहता है, वह राज्य विधान परिषद के लिए एक आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। मित्रों अब ये प्रावधान नहीं होगा, यानी हम 104वां संविधान संशोधन अधिनियम लेकर के आए थे। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद लेकर के आई, और उसके माध्यम से हम जो है अब जो हमारे एंग्लो इंडियन समुदाय के जो लोग होते हैं, ठीक है, जैसे हम जो हमारी लोकसभा उसमें 2 सदस्यों को मनोनीत करते थे, लेकिन हम विधानसभा में 1 को मनोनीत करते थे पहले। अब मित्रों हम किसी भी सदस्य को मनोनीत नहीं करेंगे एंग्लो इंडियन समुदाय के, क्योंकि हमने इसको प्रावधान हटा दिया, क्योंकि हमारे यानी अब जो है एंग्लो इंडियन जो समुदाय है उसका जो प्रतिनिधित्व जो है वो कम नहीं है, क्योंकि पहले प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेटिव उसका कम था। इसके माध्यम से इसके कारण जो हम जो है उन सदस्यों को मनोनीत करते थे। ठीक है, तो ये प्रावधान मित्रों अब नहीं होगा, और जब यानी अब जब भी चुनाव होगा, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का, ठीक है, तो जितनी भी विधानसभा में और लोकसभा में जो सीटें होती हैं मित्रों, उन सभी के लिए चुनाव होता था। क्योंकि अभी आपको मैं एग्जाम्पल दूँ तो जब हमारा 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, तब मित्रों आपको पता हो तो 543 सीटों के लिए चुनाव हुआ। ठीक है, 543 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, और 2 सीटें हमने क्यों नहीं चुनी, क्योंकि हम 2 को मनोनीत करते हैं, और वही मनोनीत जो हम एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनीत करते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अब जब भी चुनाव होगा तो जो है 545 सीटों के लिए चुनाव होगा, और अगर मान लीजिए जनगणना के पश्चात सीटें बढ़ जाए, ठीक है, तब भी मित्रों हम जो है पूरी सीटें, जितनी भी सीटें होगी उन सभी पर हम चुनाव करेंगे। हम किसी भी सदस्य को लोकसभा में अब मनोनीत नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि मित्रों ये बहुत ही एक करंट का मुद्दा है, करंट का ये मामला है, और जो है इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, विधानसभा सदस्य की निरंतरता के मुद्दे पर, विधानसभा सदस्य की निरंतरता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से विमर्श करने के बाद वह निर्णय करता है। यानी विधानसभा कोई सदस्य है, ठीक है, उसकी सदस्यता रद्द करनी है या नहीं करनी, या कोई और अन्य मामला अगर आता है निर्वाचन आयोग के समक्ष, ठीक है, तो वो जो है निर्णय लेता है। कौन? जो हमारे राज्यपाल हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजे जाने पर, यानी वही बात कि राज्य का विधानमंडल है, चाहे विधान परिषद हो या विधानसभा, अगर मान लीजिए वो कोई बिल लेकर के आ रही है, ठीक है, और भी उस बिल को जो है वो उसने पारित कर दिया, ठीक है, दोनों सदनों से मान लीजिए बिल पारित होकर राज्यपाल के पास भेजा जा रहा है, तो राज्यपाल के पास कौन कौन से जो है विकल्प है, ठीक है, तो वहीं यहाँ पे कह रहे हैं कि राज्यपाल के पास कौन कौन से विकल्प है। कह रहा है कि उसके पास जो है 4 विकल्प है। कौन कौन से? कह रहा है कि वह या तो विधेयक को स्वीकार कर ले, यानी जो सदन है दोनों वो उस बिल को पास करके भेज रहे हैं, तो हो सकता है कि वो जो है राज्य का राज्यपाल उस बिल को स्वीकार कर ले और उस बिल को यानी और उस बिल को सहमति दे दे। ठीक है, तो इस प्रकार से वो बिल कानून बन जाए। और नेक्स्ट देखो क्या कहता है, स्वीकृति के लिए उसे रोक ले, यानी ये भी कर सकता है कि वह जो उस बिल को अपनी सहमति नहीं देगा और उसको रोक कर रख लेगा, जिस कारण से वो बिल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, विधेयक को यदि वह धन संबंधी विधेयक न हो विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। हालांकि राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः परिवर्तन के विधेयक को पास कर दिया जाता है तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी होती है। वही मित्रों बात मैंने राष्ट्रपति में भी की थी, और यही प्रावधान हमारे राष्ट्रपति के लेक्चर में भी आ रहे थे कि विधेयक जो है यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई विधेयक दोनों सदन पास करके भेज रहे हैं और वो जो है धन विधेयक नहीं है, ठीक है, तो उस मामले में राज्य का राज्यपाल क्या करेगा कि उस जो धन विधेयक है जो धन विधेयक नहीं है ना, उस विधेयक को वो पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है सदन के पास। यानी वो कह सकता है कि आप जो इस बिल पर एक बार फिर से सोच लीजिए, क्या यह बिल सही होगा लाने, यानी इस बिल को लाना सही होगा या गलत होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए जो है सदन उस पर दोबारा विचार कर लिया उसने और वापस उसको जो है उस बिल को राज्यपाल के पास भेजा जा रहा है, तो अब मित्रों राज्यपाल के पास कोई विकल्प नहीं बचा, अब उसको मित्रों सहमति देनी ही होगी। यानी अब केवल और केवल वह सहमति ही दे सकता है, वह और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, कहता है कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। यानी चौथा विकल्प क्या है कि अगर मान लीजिए वो विधेयक है और राष्ट्रपति से भी उसकी जो है सहमति लेनी है, तो वह बिल को जो क्या करेगा
राष्ट्रपति के लिए जो वह उस बिल को सुरक्षित रख लेगा अपने पास। और एक ऐसे मामले में इसे सुरक्षित रखना अनिवार्य है जहां राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो। यानी अगर मान लीजिए राज्य की विधानमंडल है और ऐसा बिल लेकर के आ रही है जो राज्य का जो हाईकोर्ट है, ठीक है, उसकी स्वतंत्रता को छीन रही है, ठीक है, उसकी स्थिति पर जो है वो है बहुत बुरा प्रभाव डालेगी। तो उस परिस्थिति में जो फिर मित्रों बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट भूमिका हो जाती है राज्य के राज्यपाल की कि वह जो उस बिल को अपने पास रख ले। ठीक है, इसके अलावा यदि निम्नलिखित परिस्थितियां हों तब भी राज्यपाल विधेयक को सुरक्षित रख सकता है मित्रों। और भी यहाँ पे परिस्थितियां बताई जा रही कि इनके अलावा भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि उन परिस्थितियों में राज्य का राज्यपाल अपने पास उस बिल को रख लेगा और उस प्रकार से वह बिल जो है समाप्त हो जाएगा। कैसे कि अधिकारातीत अर्थात संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो, यानी संविधान का वो बिल उल्लंघन करेगा या अधिकारों का शोषण करेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य के राजनीति के निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, यानी जो हम डीपीएसपी की बात करते हैं अनुच्छेद हम 35 से लेकर के 51 में, तो अगर मान लीजिए उन नीति निर्देशक तत्वों के वो उल्लंघन करता है तो भी जो है हम उस बिल को, यानी तो भी राज्य का राज्यपाल जो उस बिल को अपने पास रख लेंगे। और मित्रों देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो, यानी ऐसा बिल देश के हित, यानी वो देश का हित नहीं करेगा, वो देश में बहुत बड़ा अहित करने वाला है, देश में अशांति फैलने वाली है। ठीक है, तो उस परिस्थिति में भी राज्यपाल अपने पास बिल को रखेगा। और राष्ट्रीय महत्व का अगर मामलों कोई मुद्दा है या संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो, तो इन सभी मामलों में मित्रों राज्य का राज्यपाल जो होगा वो अपने पास उस बिल को रख लेगा और उसको कानून नहीं बनने देगा। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो वह औपचारिक रूप से अध्यादेश की घोषणा कर सकता है। वही मित्रों जो हम बात करते थे कहाँ, जहाँ हमने राष्ट्रपति में लेसन में यानी राष्ट्रपति के चैप्टर में मैंने बात की थी अनुच्छेद 123 की, कि अनुच्छेद 123 के माध्यम से भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। उसी प्रकार से मित्रों यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं कि जब विधानमंडल का, चाहे विधान परिषद हो या विधानसभा, अगर कोई इनमें से एक सत्र नहीं चल रहा होता है तो जो हमारे राज्य के राज्यपाल हैं वो अनुच्छेद 213 का प्रयोग करते हैं और उसके माध्यम से वो अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, तो उसके माध्यम से वो ऑर्डिनेंस पास करते हैं और ऑर्डिनेंस की जो अहमियत होती है, ठीक है, तो उसकी अहमियत एक कानून के बराबर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, इन विधेयकों की राज्य विधानमंडल से 6 हफ्तों के भीतर स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। वह किसी भी समय किसी अध्यादेश को समाप्त भी कर सकता है। यह राज्यपाल का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। यानी जो हम ऑर्डिनेंस पास करवाते हैं राज्यपाल के माध्यम से, तो उसकी जो मित्रों हमें सदन से सहमति लेनी होती है ना, राज्य के विधानमंडल से, दोनों सदनों से, तो वो जो है 6 हफ्तों के अंदर अंदर हमें उसकी जो है सहमति लेनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है कि वो चाहेगा ना तो अध्यादेश को समाप्त भी कर देगा जब चाहे। नेक्स्ट कहता है वह राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है। यानी मित्रों जो हमारे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी जो केग की हम बात करते हैं अनुच्छेद 148 में, ठीक है, तो उसी की बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो केग हमारा होता है वो कोई भी रिपोर्ट लेकर के आता है, चाहे राज्य वित्त आयोग से संबंधित है या आरपीएससी से संबंधित है, यानी जो हमारे स्टेट पीएससी, ठीक है, अगर वो स्टेट पीएससी से संबंधित है या अन्य किसी मामले से संबंधित रिपोर्ट है, तो उस रिपोर्ट को मित्रों राज्य का राज्यपाल जो होता है वो सदन, यानी जो विधानमंडल है उसके दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आज हमने चर्चा की राज्यपाल की जो विधायी शक्तियाँ हैं और कार्यकारी शक्तियाँ, यानी ऐसा समझना मित्रों आप, कार्यकारी का मतलब होता है कार्यपालिका, यानी वो नियुक्तियाँ कौन कौन करता है, बस आप इसको याद रख लेना। कार्यपालिका शक्तियाँ में मतलब कि नियुक्तियों से संबंधित शक्तियाँ होगी कार्यपालिका में, और विधायी में मतलब कानूनों से संबंधित शक्तियाँ होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और मित्रों मैंने यानी जितने भी मैंने लेक्चर अभी तक यूट्यूब पर डाले हैं इंडियन पॉलिटी से संबंधित, मित्रों आप उन लेक्चर्स को ज़रूर सुनिए। आप विश्वास करना सभी लेक्चर इतने जो है मैंने मन से तैयार किए हैं और इतनी जो है मन की गहराई से मैंने आपको समझाया है आसान शब्दों में। ठीक है, तो आप उनको एक बार ज़रूर सुनिए। जितना मैंने आज यहाँ पे फोकस किया है इन सभी बातों पर, तो उन सभी बातों पर मैं वहाँ भी फोकस करता हूँ। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं मित्रों अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हम चर्चा करने वाले नेक्स्ट में वित्तीय शक्तियों के बारे में, यानी वित्त से संबंधित कौन कौन सी हमने राज्यपाल को शक्तियाँ दी, और भी जो हमारी न्यायिक शक्तियाँ हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्या राज्य का राज्यपाल भी जो है किसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है या फांसी को माफ़ कर सकता है।
तो इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।